वर्शिप एक्ट 1991 में बना। वर्शिप एक्ट ने ये कहा कि ये बाबरी वाला जो मसला है अंतिम मसला है। इसके बाद देश के अंदर जो भी स्टेटस को है किसी भी ढांचे का, उसमें कोई परिवर्तन आने वाले समय में नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी वाले मसले पे योगी का जो बयान है कि ज्ञानवापी के साथ मस्जिद जोड़ना ये अपने आप में मसले को विवादित बनाना है, ये ठीक ऐसे समय में बयान आया है जब 3 तारीख को हाईकोर्ट को एक फैसला देना है। इसका 2 नजरिया कि सरकार ने फैसला कर लिया है, अदालत के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आपको भी हमारे अनुरूप चलना होगा। ये बेहद चिंताजनक बात है कि अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान को नहीं लिया। मंत्री के ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए। ये बयान जिस समय आया, उनका ये कहना कि मुस्लिम समाज इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करे और ये जो ज्ञानवापी है वो हिंदुओं को सौंप दे। मुस्लिम समाज के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, उसको धमका रहे हैं। ये धमकी है। इसको जो है लोकल अदालत जो है सरकार की मंशा के हिसाब से क्यों खेल रही है और हाईकोर्ट इसको रोक क्यों नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। ये अपने आप में इस बात को चिन्हित करता है कि सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कितना कंट्रोल कर लिया है। ज्ञानवापी को 2024 का चुनावी एजेंडा बनाने की तरफ बड़े पैमाने पर समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश ये है। उनको ये याद नहीं था कि उन्होंने ये नारा दिया था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर वो हिटलर को न समझे, मुसोलिनी को न समझे तो आरएसएस को भी समझ नहीं पाएंगे। बगैर ध्रुवीकरण के बीजेपी की राजनीति, बगैर बंटवारे के, बगैर विभाजनकारी पॉलिटिक्स के बीजेपी की राजनीति जिंदा रह नहीं सकती है। अगर बीजेपी को सड़कों पे आंदोलनों के जरिए संसद में भी अगर हम शिकस्त नहीं देंगे तो आने वाले समय में चुनाव भी होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। सच्चाई यही है, अगर ये खुदाई शुरू हुई तो हिंदुस्तान के अंदर 90% मंदिरों को गिराना पड़ेगा। समझ लीजिए कि 90% मंदिरों के नीचे आपको बौद्ध प्रतीक जो है आपको मिल जाएंगे। श्रीलंका चला गया बौद्धिज्म, चाइना चला गया, इंडोनेशिया चला गया, दुनिया भर में चला गया बौद्धिज्म, भारत से उसको मिटा दिया गया। 2014 के बाद अब किसी को बताना बाकी नहीं है। लोगों ने उसकी व्याख्या भी कर ली है, जनता की मीडिया और गोदी मीडिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया जो है भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहा है। जो एबीवीपी नहीं कर पाया, जो आरएसएस नहीं कर पाया, जो अन्य जो हिंदू सभा नहीं कर पाया, विश्व हिंदू परिषद नहीं कर पाया, वो काम अभी के दौर में आरएसएस बीजेपी के लिए गोदी मीडिया कर रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूं और बनारस में इस वक्त एक बड़ा मामला चल रहा है ज्ञानवापी का। कल ज्ञानवापी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया जिनमें उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद जाए तो ये विवाद होगा। यानी इस तरह से संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह का बयान देना कितना उचित है। इन सब चीज़ों के लिए और देश का जो माहौल चल रहा है, पिछले दिनों देखा गया कि चलती हुई ट्रेन में 3 मुसलमानों और एक पुलिस अफसर को मार दिया जाता है और उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा गया कि पुलिस जो मारने वाला है वो कहता है कि अगर भारत में रहता है तो योगी और मोदी कहना। यानी हम किस तरह के माहौल में इस वक्त जी रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मनीष शर्मा मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, एक तो अभी मैं पहला तो ये ज्ञानवापी वाले मसले पे योगी का जो बयान है कि ज्ञानवापी या तो के साथ मस्जिद जोड़ना ये अपने आप में मसले को विवादित बनाना है। वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि ये हिंदू मंदिर है। ये ठीक ऐसे समय में बयान आया है जब 3 तारीख को हाईकोर्ट को इस मसले पे एक फैसला देना है। तो इसको कैसे समझा जाए, इसका 2 नज़रिया है। पहला तो ये लग रहा है कि ये अदालत के ऊपर, कोर्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव बनाना फैसले के आने से पहले, यानी पहले से बुरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, एक तो ये बात लग रहा है कि सरकार ने फैसला कर लिया है, अदालत के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आपको भी हमारे अनुरूप चलना होगा। ये एक बड़ा मामला है। मुझको अभी तक ये बेहद चिंताजनक बात है कि अदालत ने इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया और अभी तक एक तरह से अदालत की अवमानना को बना करके मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए। ये बयान जिस समय आया एक इस तरह के उस पर वो है। दूसरा मेरा ये कहना है कि उनका ये कहना कि मुस्लिम समाज ये स्वीकार कर ले कि ऐतिहासिक गलती है और इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करे और ये जो ज्ञानवापी है वो हिंदुओं को सौंप दे। इसके जरिए वो क्या कहना चाहते हैं? इसके जरिए वो सारे संवैधानिक चीज़ों से परे जा कर के मुस्लिम समाज के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, उसको धमका रहे हैं। ये धमकी है। ये इसको भी कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। तीसरी बात हमको ये लग रही है कि तीसरी बात ये हो सकती है कि सरकार जो ने अदालतों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और शायद अदालत का जो फैसला आना है उससे पहले ही जो है मुख्यमंत्री खुद वो बयान, वो अदालत का फैसला खुद सुना रहे हैं। इसका मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई एकता है और अदालत के साथ कोई उनकी जो है एकता बन चुकी है। तो ये बड़े सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि बेहद शर्मनाक है और हमको लगता है कि इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को, नागरिक समाज को, बनारस की जनता को और देश की जनता को संज्ञान लेना चाहिए। ये अगर आने वाले समय में
अयोध्या को जो एक बार केंद्रित किया गया, आने वाला समय 2024 का चुनाव है, हमको लग रहा है कि ज्ञानवापी को केंद्र में रख करके ज्ञानवापी को 2024 का चुनावी एजेंडा बनाने की तरफ एक बड़े पैमाने पर समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश ये है, और विपक्ष को और जनता को और बनारस की जनता को खास करके इस पे सावधान होना चाहिए। जब ये ज्ञानवापी की बात हो रही है, उसके पहले बाबरी मस्जिद थी, तो कहा गया था कि बाबरी मस्जिद दे दी जाए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, देश में माहौल ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, उसके बाद एक ये नारा सामने आने लगा कि अभी तो काशी मथुरा बाकी है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब ये बेसिकली उनका ये पुराना नारा था, लोग इसको याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक बात ये समझिए कि वर्शिप एक्ट 1991 में बना। वर्शिप एक्ट ने ये कहा कि ये बाबरी वाला जो मसला है अंतिम मसला है, इसके बाद देश के अंदर जो भी स्टेटस को है किसी भी ढांचे का, उसमें कोई परिवर्तन आने वाले समय में नहीं किया जाएगा। तो ये शर्मनाक है कि कोर्ट इसको एंटरटेन क्यों कर रही है। पहली बात, इसको जो है लोकल अदालत जो है सरकार की मंशा के हिसाब से क्यों खेल रही है, और हाई कोर्ट इसको रोक क्यों नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। ये अपने आप में इस बात को चिन्हित करता है कि सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कितना कंट्रोल कर लिया है। एक तो ये बात लग रही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग ये समझते थे, खास करके मुस्लिम समाज भी ये समझता था और बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भी समझते थे कि चलो अयोध्या को दे दिया जाए, अब शायद आने वाले समय में अब कोई ऐसा मसला, ये झगड़ा खत्म हो। लेकिन ये किसी फासिस्ट संगठन के बारे में अगर वो हिटलर को न समझे, मुसोलिनी को न समझें, तो आरएसएस को भी समझ नहीं पाएंगे। और वो एक उदारवादी एक विचार थी कि शायद ये चलो जो भी जैसा भी फैसला आया है ये दे दिया जाए अयोध्या को, अब शायद आगे नहीं आएगा। लेकिन उनको ये याद नहीं था कि उन्होंने ये नारा दिया था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और हम समझते हैं कि वो समय उनका आ गया, और हम भ्रम में थे, जनता भ्रम में थी, विपक्ष भ्रम में था कि शायद वो उनका आखिरी मामला था। मैं समझता हूं कि इनकी राजनीति की संजीवनी, इनकी राजनीति को जिंदा रहने के लिए बगैर ध्रुवीकरण के बीजेपी की राजनीति, बगैर बंटवारे के, बगैर विभाजनकारी पॉलिटिक्स के बीजेपी की राजनीति जिंदा रह नहीं सकती है। और इसलिए ये लगातार जारी रहेगा, और इसलिए इस पे अटैक करना होगा। फाइनली इस सरकार के खिलाफ, इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन के खिलाफ आपको लगातार लड़ाई में रहना होगा, और इसका कोई अंतिम नहीं है। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग बयान भी दे रहे हैं, लेकिन मेन मीडिया में बातें सामने नहीं आ रही है। लग रहा है कि कुछ इसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। मीडिया, देखिए एक बात तो समझिए कि 2014 के बाद अब किसी को बताना बाकी नहीं है। लोगों ने उसकी व्याख्या भी कर ली है, जनता की मीडिया और गोदी मीडिया। तो आप देख रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया जो है भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहा है। जो एबीवीपी नहीं कर पाया, जो आरएसएस नहीं कर पाया, जो अन्य जो हिंदू सभा नहीं कर पाया, विश्व हिंदू परिषद नहीं कर पाया, वो काम अभी के दौर में आरएसएस बीजेपी के लिए गोदी मीडिया कर रहा है। और आप ये संगठन गांव मोहल्ले में नहीं पहुंच रहे हैं, ये गोदी मीडिया उनके बेडरूम तक, लोगों के तक पहुंच चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है इस दौर में मीडिया जो है बेसिकली चौथा खंबा नहीं है। जो नॉर्मल जो गोदी मीडिया, जिसको आप सो कॉल्ड नेशनल मीडिया बोलते हैं, या आप उसको गाजियाबाद या नोएडा मीडिया बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं, वो मीडिया बेसिकली सरकार के एक पाये की तरह, सरकार के एक जनसंगठन की तरह काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करें। उसके बाद इस तरह का मामला उठा, और अभी उन्होंने दूसरा बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि अगर आप मस्जिद में मंदिर ढूंढना शुरू करेंगे तो हर मंदिर के नीचे आपको मठ मिलेगा बुद्धिस्ट का। देखिए एक बात, बुद्ध अनुयायी जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 84,000 स्तूप थे बुद्ध के समय में, और उसके बाद अशोक के समय में, मौर्य काल के समय में। और जब जो पुष्यमित्र सुंग का जमाना आया दूसरी सदी में, उस दौर में पूरे देश के अंदर कम से कम एक तरह से बौद्धिज्म भारत से मिटा दिया गया। श्रीलंका चला गया बौद्धिज्म, चाइना चला गया, इंडोनेशिया चला गया, दुनिया भर में चला गया बौद्धिज्म, भारत से उसको मिटा दिया गया। और मैं सच्चाई इस बात बोल रहा हूँ। मौर्य अपने पॉलिटिकल कारणों से बोल रहे होंगे, राजनीतिक कारणों से बोल रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हर मंदिर के नीचे अगर लगा दिया जाए तो समझ लीजिए कि 90% मंदिरों के नीचे आपको बौद्ध प्रतीक जो है आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए वर्शिप एक्ट लाया गया था कि ये पुराने जो झगड़े हैं, अगर इस दिशा में आप जाएंगे, इस दिशा में बढ़ेंगे आप, ये तो अब उसका अंत नहीं है। आप चले जाएंगे तो आप ये झगड़े लगातार बने रहेंगे।
और इसलिए मैं इस बात को, ये सच्चाई है, इस बात को मैं खुद मानता हूँ, कम्युनिस्ट फ्रंट इस बात को बेसिकली इस बात को मानता है कि अगर ये खुदाई शुरू हुई, अगर एएसआई को ये दर्जा दे दिया गया तो हिंदुस्तान के अंदर 90% मंदिरों को गिराना पड़ेगा, 90% मंदिरों को बौद्धिस्ट को सौंपना पड़ेगा। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ, और इसलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं तो आने वाले समय में ये बात भी उठेगी, ये बात भी जाएगी। और इसलिए ये वारसिप एक्ट आया कि 47 के बाद हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, आधुनिक मूल्यों के साथ हैं, हम बदला लेने वाली कार्रवाई में नहीं रहेंगे। पिछले इतिहास में क्या हुआ हमारे लिए ये इशू अब नहीं होगा। हम एक आधुनिक मूल्यों के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, सबको बराबरी के साथ, सद्भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए वो एक्ट लाया गया, और वो एक्ट जो है विधिवत संसद से पास हुआ एक्ट है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है कि ये जो है ये संविधान के अनुरूप है, इसलिए वो लाया गया। लेकिन यह सरकार किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, ये सब सारी चीज़ें जाकर आखिर कहाँ रुकेंगी? मेरा समझना है कि अगर ये मेरा तो ये भी मानना है कि आने वाला समय अगर बीजेपी को सड़कों पे आंदोलनों के जरिए और फिर संसद में भी अगर हम शिकस्त नहीं देंगे तो आने वाले समय में चुनाव भी होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। और संसद रहेगी कि नहीं रहेगी। आपको याद होगा कि जर्मनी में संसद को बम मार के उड़ा दिया गया था, और हिटलर ने उसी संसद से चुन के आया था हिटलर, और वो एक समाजवादी बात करके आया था, और वो चुनाव लड़ के आया था, और बहुमत की तानाशाही जब आई तो उसने जो है बड़े पैमाने पर लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में भेज दिया और संसद को बम से उड़ा दिया, और उसके बाद चुनाव जो है, तो मुझको लगता है कि ये देश उस दिशा में बढ़ रहा है। ये 24 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, हमको लगता है कि हम लोगों को इस पे सोचना चाहिए। और इसलिए ये भारत जो है, ये देश हमारा गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं, बहुत सारे जो इस तरह के उस तरह के कमज़ोर देश हैं जो इस दिशा में बढ़ गए हैं, ये खतरा बहुत आसन्न है, मतलब बहुत नज़दीक है एकदम। मतलब आप 1 साल के बाद ही ये तय होने वाला है कि भारत किस दिशा में बढ़ेगा। भारत जो है या तो इस तरह की फासिस्ट फोर्सेज को कंप्लीटली नकारने की तरफ बढ़ेगा, या फिर ये देश जो है एकदम फासिस्ट फोर्सेज के आगोश में की तरफ जाने की तरफ बढ़ेगा। और ये बेहद चिंता की विषय है। और ये केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये किसी मुस्लिम समुदाय के लिए, ईसाई समुदाय के लिए, ये केवल कुछ मजदूरों किसानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो लोग अभी इस बात को महसूस कर रहे हैं या लग रहा है कि उनका राज आने वाला है, वो भी बहुत बड़े भ्रम में हैं। इस इतिहास ये बताता है, जर्मनी का इतिहास ये बताता है, और इटली का इतिहास ये बताता है। हमको लगता है कि इस पे अगर वो जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो चरम समर्थन में लगे हैं, उनको भी इस पे सोचना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीष शर्मा जी, जिन्होंने ज्ञानवापी से लेकर देश के माहौल पर अपनी बेबाकी से राय रखी। अगर आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे TV10 भारत। धन्यवाद।